हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ आपके साथ हैं। तो आपने देखा होगा, हमने पहले बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ हम उसमें क्या क्या चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है, दूसरी और तीसरी क्लास इसकी नहीं देखी है, और भी डली हुई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में डली है 3 क्लासेस। तो जिसमें हम आपका क्या क्या चीज कवर करा चुके थे वो मैं बता देता हूँ। हम ले लेते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर भी हम ले लेते हैं, ग्रीन वाला ले लिया। तो इसकी थिकनेस बढ़ा दी गई हमने। तो हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कर लिया था, बेसिक प्रिंसिपल्स कर लिया था, डबल एंट्री सिस्टम कर लिया था, जनरल एंट्रीज कर लिया था, लेजर हो गया था, और हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया था। तो ये सब चीजें हमने कवर कर ली थी। क्लियर। आज हम करेंगे बीआरएस। ये आपके नॉर्मल लेवल पे जितना मुझे बताना चाहिए था उतनी कर दी थी मैंने, और मैंने डीप में कई चैप्टरों की अलग अलग वीडियो भी बना रखी है, तो आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। जो दोस्त फ्री मतलब ट्यूशन नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे तो यूट्यूब पर हर कोई देख सकता है, लेकिन उनके लिए बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। और कमेंट में अगर आपको कोई से चैप्टर से रिलेटिव वीडियो डलवानी है, अकाउंट मैथ कंप्यूटर और अदर कोई सा छोड़ के चैप्टर आपको करवानी है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा वो भी मैं अपलोड आपकी कर दूंगा। जिस भाई दोस्त को हेल्प चाहिए, क्या ही उसमें मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दे रखा है, तो उसमें आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। वैसे तो नोट्स डल रहे हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। जिस भी दोस्त को हेल्प की जरूरत हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो। ठीक है, तो हम बीआरएस स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आइए, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमें ये पता होना चाहिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है क्या, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से क्या होता है। नॉर्मल ये चीज समझिए, आप एक व्यापारी हैं। आप एक व्यापारी हैं। आप डेली की अपनी जो एंट्री होती है वो कैश बुक में भी एंट्री करते हैं, और जो आपके बैंक से रिलेटिव होगी, बैंक तो करेगा ही उस एंट्री। क्या हुआ, गलती से कभी कभार हमारी रोकड़ बही में लिखना वो हो जाती है कुछ गलती, कुछ बैंक में पीछे से एंट्री कर दी गई, हमें पता नहीं चला। तो उस मिलान के लिए जो बनाया जाता है उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब आइए इसकी डेफिनेशन में। बैंक समाधान विवरण तब तैयार किया जाता है जब बैंक की बाकी तथा रोकड़ पुस्तक की बाकी का सही मिलान नहीं हो पाता। बैंक समाधान विवरण बनाने के नियम, रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें 4 तरीके से बैलेंस दे रखा होगा। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा होगा, पासबुक दे रखा होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा होगा, पासबुक दे रखा होगा। क्लियर। अब सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल चीजें समझाने से पहले न्यूमेरिकल ही दिए मैंने। तो न्यूमेरिकल देखिए, 31 दिसंबर को रोकड़ वही के अनुसार 8,340 का ऋणी शेष। 31 दिसंबर को 6 माह का ब्याज तथा 160 रुपए पासबुक में लिखा गया। बैंक ने उपयुक्त अवधि का खर्च 30 रुपए पासबुक में लिखे। व्यापारी ने 4168 रुपए के चेक निर्गमित किए जिनका भुगतान बैंक से नहीं हुआ। बैंक में 8,170 रुपए का चेक वसूली के लिए जमा किए जो अभी तक वसूल नहीं हुए। बैंक ने हमारी ओर से ऋणी ऋणों पर 2200 रुपए ब्याज वसूल किया जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका ये रहा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर 31 दिसंबर 2022 है, जो भी हमारा सन दे रखा हो, जिस ईयर के लिए हम बना रहे हो, तो वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। बैंक रिकंस तो ठीक है, ये देखिए आप फॉर्मेट। तो आप देख रहे होंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये हमारा है। ठीक है ना। तो इस पर हमने क्या करा, अब नॉर्मल तो तरीका मैं आपको इसे करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए, मैंने कैलकुलेशन भी कर रखे वो है। इसे सबसे पहले आप 2 से 3 बार पढ़िए।
जो बच्चे पहली बार, जो दोस्त पहली बार कर रहे हैं, वो इसे 2 से 3 बार पहले पढ़ लें। उसका एक कारण है, अगर आपने इसे 2 से 3 बार नहीं पढ़ा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। सबसे नंबर 1, इसे 2 से 3 बार आप इतने इसे दोहराइए। तो ये हमारे कौन सा पार्ट चल रहा है, न्यूमेरिकल चल रहा है। क्लियर। तो अब आप देख रहे होंगे 31 दिसंबर को रोकड़ वही के अनुसार 8,340 का शेष है। तो हमने ये लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा पार्ट। ठीक है, 8,340 रुपये। ओके। फिर नेक्स्ट 31 दिसंबर को 6 माह का ब्याज 160 रुपये पासबुक में लिखा गया। 31 दिसंबर को 6 माह का जो ब्याज था 160 रुपये पासबुक में लिखा गया। मतलब समझिए 31 दिसंबर को जो 6 माह का ब्याज था 160 रुपये पासबुक में लिखा गया। अब हमारे यहाँ पर हो रहा है 160 रुपये प्लस, ये हमारा ऐड का फॉर्म है, और ये लेस। अब चीजें ऐड क्यों हो रही हैं और चीजें लेस क्यों हो रही हैं, अब समझिए ऐड क्यों हो रही है और लेस क्यों हो रही है। ऐड इसलिए हो रही है, जो चीज हमने नहीं जोड़ी वो तो हम जोड़ लेंगे क्योंकि सीधा शेष है। अभी आप नॉर्मल ऐसे समझिए सीधे तरीके से, और जो नहीं हो रही है उसे हम लेस करेंगे। मतलब 6 माह का ब्याज हमारे बैंक में लिखा, हमने रोकड़ वही में नहीं लिखा, तो हमने इसके अंदर प्लस कर लिया। ये रहा। क्लियर। ये वाला पार्ट हमारा प्लस हो गया। नेक्स्ट 31 ये हो गया। बैंक ने उपयुक्त अवधि का खर्च तीसरे पासबुक में लिख के, बैंक ने बैंक चार्जेस थे या कुछ भी थे वो हमारे अकाउंट से काट लिए, तो भाई ये 30 रुपए हमारे माइनस हो जाएंगे। हमें तो पता नहीं कब काटे उनने, एग्जाम्पल मैसेज आता है सब चीजें, लेकिन हम मान के चल रहे हमें नहीं पता। फिर नेक्स्ट, व्यापारी ने 4160 के चेक निर्गमित किए जिनका भुगतान बैंक से नहीं हुआ। व्यापारी ने 4168 के चेक निर्गमित किए जिनका भुगतान बैंक से नहीं हुआ। व्यापारी ने 4168 के चेक निर्गमित करे जिनका भुगतान बैंक से नहीं हुआ, मतलब व्यापारी ने अपने पास से माइनस कर दिए जबकि वहां से तो हुए नहीं। तो हमें क्या है, ये प्लस करने पड़ेंगे। हमने सोचा माइनस है लेकिन एक्चुअल में बैंक में तो प्लस ही है ना। तो ठीक है, तो इस टाइप का ये पार्ट। ये आपका इसमें प्लस रहेगा। अब आइए यहाँ पर, अब हमारी कौन सी एंट्री हो चुकी है, ये वाली एंट्री हो चुकी है, ये वाली एंट्री हो चुकी है, और ये वाली एंट्री हो चुकी है, और हमारी ये वाली भी एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट, बैंक ने 8,170 का चेक वसूली के लिए जमा किया जिससे अभी तक वसूल नहीं हुआ। वसूली के लिए जमा मतलब हमने अपने पास प्लस कर लिया, हमने जमा, हमने तो सोचा जमा हो गया लेकिन एक्चुअल में जमा नहीं हुआ। तो हम अपने पास क्या करेंगे, इसे माइनस करना पड़ेगा हमें। क्लियर। सारा खेल प्लस माइनस का है। उसके बाद अब आपका क्या है, बैंक ने हमारी ओर से ऋणों पर 2200 रुपये ब्याज वसूल किया जिसका लेखा रोकड़ वही में नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्लस। अब बात आती है, ये ऋण क्या है, हमारा एग्जाम्पल ये समझ लो, हमें ब्याज मिल रहा है किसी चीज का तो हमारे पास प्लस। तो 8,340 तो ये वाला पार्ट प्लस इन तीनों का पार्ट, जो ये तीन थे इनका पार्ट, ये प्लस हो जाएगा। तो जब ये पार्ट सारा हमारा प्लस हो जाएगा तो हम इसे यहाँ लिख देंगे, फिर इसके अंदर प्लस करके हम इसे यहाँ लिखेंगे 14,868। और ये हमारा इस दो इन सारों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ये केवल एक 4 मिनट समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो टाइम नहीं लगेगा आगे से ज्यादा। तो ये इसमें से हमने माइनस करा इतना। अब वैन बात यहाँ पर आती है, ये हमें कैसे लिखना होता है। देखो क्या था, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक
तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, तो उसका अपोजिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 31 दिसंबर 2022 को रोकड़ वही के अनुसार बैंक का अधिविकर्ष इतना रुपए है। व्यापारी ने 1400 रुपए के चेक काट कर दिए जिनका भुगतान नहीं हुआ। बैंक में 2200 रुपए के चेक वसूली के लिए जमा किए गए, वसूल नहीं हुए। बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज 360 रुपए पासबुक में लिखा। बैंक ने व्यापारी की ओर से 2000 रुपए किराया वसूल करा। बैंक ने 800 रुपए के चेक वसूली के लिए भेजे जो अनादरत हो गए। तो कुछ इस टाइप का है। तो अब मैं आपको केवल इनका क्वेश्चन और आंसर दिखाऊंगा, वो चीज आपको खुद करनी है, क्योंकि अब मैंने आपको तरीका उसका समझा दिया है। नॉर्मल उससे इस वाले क्वेश्चन को और कर देता हूँ, क्योंकि ये अधिविकर्ष से है। 2 क्वेश्चन करने के बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे प्लस माइनस करने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब पे जो कमेंट वाला ऑप्शन है उसमें बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, अधिविकर्ष का शेष जो है 4600 रुपये यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद व्यापारी ने 1400 के चेक काट कर दिए जिनका भुगतान नहीं हुआ। भाई नॉर्मल तरीके से सोचो, अगर पिराने वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे हम उसमें क्या कर रहे थे, हम उसमें कर रहे थे चेक काट कर दिए जिनका भुगतान नहीं हुआ, मतलब हमने अपने पास से माइनस, वहां पे करेंगे हम प्लस उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस, क्योंकि ये अधिविकर्ष वाला खेल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अधिविकर्ष वाला क्वेश्चन आ चुका है। वो होता नॉर्मल, अधिविकर्ष मतलब हम लोन ले रखा है बैंक से, या मतलब उससे वो करके जो हमारी लिमिट है उससे ओवर ड्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपका नॉर्मल बात करो और उसका उल्टा कर दो। तो इसी टाइप से आपकी सब चीज में नॉर्मल तरीके से सोचो, उसका अपोजिट करके आपके सारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, पासबुक का शेष, ये भी इसी तरीके से है। इसका आंसर ये दे रखा है, ये पासबुक का डेबिट शेष, ये नहीं। तो आंसर तो आप इस तरीके से ही कर लेंगे। अब मैं कुछ एमसीक्यू बता देता हूँ इसमें। पासबुक में धनी शेष का अर्थ, जिससे आपको उन क्वेश्चन करने में हेल्प मिल जाएगी। अगर पासबुक का धनी शेष लिखा है उसका क्या अर्थ है, पासबुक का शेष, ठीक है। रोकड़ पुस्तक का ऋणी शेष मतलब रोकड़ पुस्तक का शेष। बैंक समाधान विवरण बनाने की स्थिति हो सकती है कितनी, 4। चालू खाता खोलने पर बैंक द्वारा प्रदान की जाती है चेक बुक, पासबुक, पे इन स्लिप बुक। बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देता है चालू खाते पर। बैंक समाधान विवरण द्वारा बनाया जाता है व्यापारी द्वारा। बीआरएस किसके बीच के अंतर मिलान करने के लिए बनाया जाता है, कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। आउटस्टैंडिंग चेक कौन से होते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। वारोंगली राउंडेड 500 रुपए, 50 रुपए इन कैश बुक, अंडर कास्टिंग इसका इंपैक्ट पड़ेगा, कैश बुक बैलेंस एड 450 रुपए। ये थोड़ा सा फॉर्मेट में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं पढ़ कर बता देता हूँ। wrong एंट्री इन कैश बुक लेस, बैंक चार्जेस एंटर ट्विच ऐड हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस टेक इन रोंग रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। बैलेंस चेक कहाँ दिखता है, कैश बुक एंड पासबुक दोनों में। बैंक ने गलती से ज्यादा अमाउंट डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस ऐड। चेक इशूड बट रोंगली रिकॉर्डेड मोर बाय ₹100 ऐड हो जाएंगे 100 रुपए। चेक ऑफर 500 रुपए एंटर्ड एज 50 ऐड हो जाएंगे 450। ये तुम्हारे उसमें बैंक क्रेडिटेड wrongly अकाउंट, नो इफेक्ट, आपके अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आया प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन कैश बुक रिमूव हो जाएगी। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट लॉस। कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट बीआरएस पर पड़ता है, नो इफेक्ट। कॉन्ट्रा शिफ्ट कैश और बैंक के बीच ट्रांसफर होता है, क्लियर। आउटस्टैंडिंग चेक पुराने महीने से कैरी फॉरवर्ड, नो इफेक्ट। बैंक ने ब्रोम क्रेडिट कर दिया, नो इफेक्ट। स्टॉप पेमेंट चेक, नो इफेक्ट। अनप्रजेंटेड चेक ज्यादा दिखना, बैंक क्रेडिट। पासबुक में क्रेडिट आया लेकिन कैश बुक में नहीं, ऐड कैश बुक, क्लियर। बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बीआरएस में नॉर्मल मेरा समझाने का तरीका ये था कि आपको बीआरएस के बारे में पता चल जाए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके अंदर हमने बीआरएस पढ़ा। बीआरएस अगर आपको डिटेल में चाहिए तो पहले भी मैं क्लास डाल चुका हूँ, जैसा कि मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। मेरा मकसद इसके अंदर क्या है, मेरा मकसद ये है कि इन सब चीज की बेसिक बताना, फिर उसके बाद इनका हाई लेवल, मीडियम लेवल, फिर हाई लेवल पे ले जाना। क्योंकि अगर मैं एक बारी में सारी चीज करके चलता हूँ तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। जो लो लेवल मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो लो लेवल से हम सीधा हाई लेवल की ओर चलेंगे। तो हमने अब इसके अंदर क्या क्या कवर कर लिया अपना, हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कर दी, जो आपकी एक मेरी क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल हमने कंप्लीट कर दिए, डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट कर दी, जनरल एंट्री कंप्लीट कर दी, लेजर कंप्लीट कर दी,
ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर दिया, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमने कर दिया, और बीआरएस हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।